गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज कम लोग जुड़े हैं। आज हम एटम्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। उस दिन क्या तुम्हें वीडियो क्लियर नहीं आ रहा था? क्या तुम्हें नेट की दिक्कत थी? सर नेट में दिक्कत हो रही है, जैसे आज भी थोड़ा ब्लर दिख रहा है मेरे को, लेकिन वीडियो बिल्कुल क्लियर था जो मिला था मेरे को। नहीं, आज क्या हो रहा है? सर आवाज बंद है आपकी। सर नेट इंटरप्ट करता है बहुत। नहीं, इस समय क्या स्थिति है? जैसे बोर्ड का कभी कभी ठीक से नहीं दिख रहा था पिछली क्लास में मेरे नहीं, को। इसमें मेरा मुंह सही दिख रहा है। हाँ सर दिख तो रहा है। हाँ, तो आज मुंह सही दिख रहा है तो बोर्ड भी सही दिखेगा। हाँ नेट तो सही रखना ही पड़ेगा। अच्छा, तो वही ठीक है। है। आज एटम्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। बहुत कम पोर्शन बचा हुआ है, एटम्स के बारे में ही बात करनी है केवल। हाँ, इसमें कुछ मैथमेटिकल पार्ट है। रेस्ट आप जानते हैं कि इस बार काफी कुछ आपके यहाँ सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है। देखिए, एटम के बारे में जरा पुरानी थ्योरी की बात करते हैं। बहुत वंस अपॉन ए टाइम ये हुआ कि जो सब्सटेंस है या वो किससे मिलकर बने, कौन सी चीज है जिससे मिलकर पूरा यूनिवर्स बना हुआ है, तो उसकी जानकारी के लिए क्या करना पड़ेगा? उस चीज को तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ तोड़ के देखा गया, एक ऐसी स्टेज आई कि उससे ज्यादा उसको तोड़ नहीं सकते थे, एंड दैट वाज द स्मॉलेस्ट पार्ट। उसको कहा गया एटम। इसे किसने थ्योरी दी थी एटम की? एटम्स की थ्योरी किसकी दी हुई है? एटम की थ्योरी किसकी है? आवाज मेरी आ रही ना? डाल्टन का नाम सुना होगा। हेलो, यस सर। आंसर देते रहा करिए। देखो, थोड़ा सा इंटरेक्शन जरूरी है। आज वो शायद आया नहीं जो इंटरेक्शन ठीक ठाक करता है। क्या स्टूडेंट, मुझे नाम नहीं मालूम। तो डाल्टन साहब ने कहा था, और आपको मालूम होना चाहिए डाल्टन ने कैसे तोड़ा, तो वो जाने, लेबोरेटरी में तोड़ा होगा। इनके पहले हमारे महर्षि थे, महर्षि कणाद। कणाद नाम था उनका। उन्होंने बिना एक्सपेरिमेंट किए, क्योंकि हमारे यहाँ जितने साइंटिस्ट शुरुआती दौर के हुए, वे कोई साइंस लेबोरेटरी में काम नहीं करते थे। वो एक झोपड़ी में रहते थे, अपनी साधना से, अपनी दिव्य जो भी आप उनका ज्ञान कहें, उस ज्ञान के आधार पर उन्होंने बताया सब कुछ। यहाँ से सूर्य की दूरी बता दी, सब कुछ बता दिया। और बाद में हमारे वेस्टर्न कंट्री वाले लोग उसको एक्सपेरिमेंट कर करके लैब में लाखों रुपए खर्च करके तब बताए। तो फिलहाल डाल्टन थ्योरी आई। तो डाल्टन ने कहा हर चीज एटम से मिलकर बनी है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट इन द यूनिवर्स। सबसे छोटा पार्ट एटम। इसको तोड़ नहीं सकते, ये टूट नहीं सकता। लेकिन वही है, कोई थ्योरी फाइनल नहीं होती। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए, जे थॉमसन। नाम सुना होगा आप लोगों ने, जे थॉमसन। कुछ लोग टॉमसन भी कहते हैं, जो भी आप यस कहें, सर थॉमसन यस। कहें, टॉमसन कहें, हम तो थॉमसन कहेंगे, आपका जो मर्जी हो कहे। जैसे थॉमसन साहब ने क्या किया, एटम को तोड़ दिया। और तो अब कैसे तोड़ा वो उस पर हम नहीं जा रहे हैं, हमें वहां जाना भी नहीं है। इसको तोड़ दिया और देखा, वहां से इनको एक चार्ज पार्टिकल मिला जिसका नाम रखा उन्होंने इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। ठीक है। तो जरा समझिएगा, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज था और ओवरऑल एटम न्यूट्रल होता है। तो जब कोई चीज कहीं निगेटिव आपको मिल जाए, ओवरऑल न्यूट्रल होता है, तो सिंपल सी बात है कि निगेटिव को बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। तो यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज भी होगा। तो जे थॉमसन ने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया, जिसको कि प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं या वाटरमेलन मॉडल कहते हैं। सुना होगा आपने, थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है। ये आपके यहाँ आता नहीं है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट वहीं से स्टार्ट होता है। देखिए, तो थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल दिया, प्लम पुडिंग मॉडल। जरा समझिएगा, प्लम पुडिंग होता क्या है। जिस फल के अंदर बीजे होते हैं, वो उस कंसेप्ट को वहां प्लम कहा जाता है, शायद पुडिंग कहा जाता है। थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिएगा। जैसे सेब होता है, सेब के अंदर बीजा होता है। तो उन्होंने फिलहाल प्लम पुडिंग मॉडल में जो फल लिया था वो वाटरमेलन लिया था। वाटरमेलन खाया होगा सबने, तरबूज। ये थॉमसन का तरबूज मॉडल था, प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल। थॉमसन का कहना था कि जो हमारा एटम होता है वो पूरा का पूरा पॉजिटिव होता है। जैसे
आपका तरबूज होता है ना, वाटरमेलन होता है, तो उसका जो लाल पार्ट होता है अंदर का, खाया है आप लोगों ने? यस सर। खूब कस के खाया है। तो उसमें जो लाल पार्ट होता है वो पूरा पॉजिटिव होता है, और जैसे उसके अंदर बीजे होते हैं, सीड्स, वैसे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इम्बेडेड होते हैं, और जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही निगेटिव चार्ज होता है, यानी टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल निगेटिव चार्ज इक्वल होता है। दिस वाज जे जे टॉमसन, टॉमसन बोल देते, थॉमसन को कहने में बड़ा अजीब लग रहा है। जे जे टॉमसन का मॉडल था। क्या मॉडल था? प्लम पुडिंग मॉडल, watermelon model. Like watermelon, the atom is totally positive and electrons are embedded like the seeds of watermelon. ये किसका मॉडल था? जे जे टॉमसन्स मॉडल था। ठीक है, इन्हीं के एक असिस्टेंट थे जो इनके साथ काम करते थे, वो थे आपके श्रीमान रदरफोर्ड साहब। स्टूडेंट कह सकते हो, असिस्टेंट कह सकते हो, जो भी आप कहें। तो रदरफोर्ड साहब ने मान लिया कि इनका मॉडल सही है, तो रदरफोर्ड का मानना था कि भाई इसको देखा जाए। कैसे देखेंगे आप? तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, पहली बात तो जैसे आपने ये लिया एक एटम, एक कोई सब्सटेंस लिया, इसके बहुत सारे एटम लाइन से होंगे, बोले इसको पतला कर दो, हुक्कस के इसको पतला कर दो, एटम्स को अलग अलग कर दो। तो अलग अलग करने से एक ऐसे हम जब देखेंगे तो हमको ऐसे एटम दिखाई पड़े। तो कोई भी मेटल जब आप पतला करते हो तो टूट जाता है। इलास्टिसिटी आपने पढ़ी होगी ना, कि मेटल्स को अगर बहुत ज्यादा पतला करोगे तो वो टूट जाते हैं। लेकिन एक मेटल ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा उसको पतला किया जा सकता है, दैट इज गोल्ड। ठीक है, तो आइंस्टीन सॉरी रदरफोर्ड साहब ने क्या किया, एक गोल्ड फॉयल ली, और गोल्ड फॉयल को मतलब गोल्ड लिया और गोल्ड की एक पतली सी लेयर बना दी, बहुत पतली। इसकी थिकनेस तो नहीं दी हुई है, बहुत माइक्रोन की थी, इतनी पतली बना दी कि उसको आप ऐसे देखोगे जो ट्रांसपेरेंट जैसी दिखाई पड़ेगी। यानी उनका यह मानना था कि सभी एटम्स उन्हें अलग अलग कर। अब इन एटम्स की जानकारी करने के लिए ये कैसा इसके अंदर है, उन्होंने इसमें अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया। अल्फा का क्यों किया? उनको एक हैवी पार्टिकल चाहिए था, और चूंकि अल्फा हैवी पार्टिकल होता है और अल्फा पे 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल का जब बम्बार्डमेंट किया यहां पर, और एक बात ध्यान रखिएगा कि ये रदरफोर्ड साहब ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया। ये रदरफोर्ड मॉडल किससे विख्यात तो जरूर है, लेकिन उन्होंने नहीं किया था। इनके एक स्टूडेंट थे, गिगर एंड मार्स्टन, इनके स्टूडेंट थे, स्टूडेंट न कहिए, असिस्टेंट कहिए, उनसे एक्सपेरिमेंट कराया था उन्होंने। ठीक है, उन्होंने गोल्ड फॉयल ली, और गोल्ड फॉयल में फिलहाल नाम तो रदरफोर्ड का ही चलता है, और जैसे ही उन्होंने इस पे बम्बार्डमेंट की, देखा अल्फा पार्टिकल। अच्छा, उनका मानना था कि अगर पूरा का पूरा एटम पॉजिटिव है तो क्या अल्फा पार्टिकल इसके अंदर एंट्री करेगा? अगर पूरा का पूरा एटम पॉजिटिव है तो क्या अल्फा पार्टिकल इसके अंदर एंट्री करेगा? मेरी बात सुनाई पड़ रही है? वो नहीं करेगा। नहीं पड़ेगा ना, तो थोड़ा बोलते रहा करिए। तो यानी कि एंट्री नहीं कर सकता, लेकिन जैसे अल्फा पार्टिकल बम्बार्डमेंट किया, अल्फा पार्टिकल फटाफट इसके अंदर एंट्री कर गया। इसका मतलब क्या हुआ कि रदरफोर्ड जो जे जे टॉमसन मॉडल वाज नॉट राइट, वो गलत था। तो रदरफोर्ड साहब ने एक्सपेरिमेंट क्या किया, बोले समझिएगा। ये तो आपका हो गया प्लम पुडिंग मॉडल। अब लिखिए रदरफोर्ड मॉडल, मैं समझा रहा हूं, थ्योरी अपने आप लिख लीजिएगा। रदरफोर्ड मॉडल या रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड मॉडल कहिए या रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या रदरफोर्ड मॉडल। कैसे, जरा देखिए क्या है, कैसे एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने। अब 3 डायमेंशनल डायग्राम बनाना तो थोड़ा सा संभव नहीं है। देखिए ध्यान से, एक गोल्ड फॉयल ली गई, पहले एक गोल्ड फॉयल ली गई, उसको एक मेटेलिक कवर के अंदर रख दिया गया है, और यहां पर एक गोल्ड फॉयल लगाई गई। कैसी गोल्ड फॉयल? वेरी थिन, बहुत बिल्कुल इसको बारीक, कैसे एक तरीके से पापड़ बना दिया गया था। खाया है ना पापड़? होली में खाया होगा, होली में पापड़ खाए थे सबने, वही वाला पापड़। और यहां पर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया इसमें,
अल्फा पार्टिकल का ऐसे बम्बार्डमेंट किया, जैसे अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया तो हुआ यूं कि देखिए ऐसे अल्फा पार्टिकल इसमें गिर रहे, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए, तकरीबन 99.8%, 99.8% सीधे चले गए। यानी थॉमसन साहब के नियम की तो धज्जियां उड़ गई, क्योंकि थॉमसन साहब ने क्या कहा था, पूरा का पूरा एटम पॉजिटिव होता है। कुछ अल्फा पार्टिकल अपने पाथ से डेविएट हो गए और कुछ अल्फा पार्टिकल, क्लियर बना दें इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, दिक्कत हो जाएगी आपको समझने की। देखिए ये गोल्ड फाइल थी, मैं ऐसे बनाता हूं ज्यादा ठीक रहेगा। ये गोल्ड फाइल है, ये न्यूक्लियस है मान लेते हैं। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधी रेखा में चले गए, जैसे कि ये एटम एम्प्टी हो, यानी कि थॉमसन मॉडल वाज फेल। थॉमसन ने कहा था कि पूरा पूरा एटम पॉजिटिव होता है। एक सेकंड जरा, देखिए और कुछ अल्फा पार्टिकल अपने पाथ से डेविएट हो गए। अल्फा पार्टिकल डेविएट क्यों हो रहे हैं? बिकॉज समथिंग इज डेविएटिंग, समथिंग इज क्या कहेंगे, रिपेलिंग दिस। अल्फा पार्टिकल पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यानी कि इसको रिपेल कौन करेगा? पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये रिपेल हुआ, यानी यहां आसपास कोई पॉजिटिव चार्ज है। ये एक्सपेरिमेंट किया गिगर एंड मार्सन। मार्सन साहब बहुत कम एज के थे, जरा ध्यान से समझिएगा। मार्सन साहब, अच्छा चूंकि एक्सपेरिमेंट हो गया इतना ही हुआ था, मार्सन साहब ने चूंकि छोटे एज के थे और ज्यादा एक्टिव साइंटिस्ट थे, वो एक्सपेरिमेंट करते रहे। उन्होंने एक बार देखा कि एक अल्फा पार्टिकल ऐसा हुआ जो जिस रास्ते गया उसी से लौट के आ गया। तो दौड़ के गए होंगे रदरफोर्ड पास, चाचा चाचा वो तो वापस आ गया। ये मार्सन साहब ने देखा। आप लिखेंगे रदरफोर्ड का, ये वापस कैसे आएगा, क्या लॉजिक रहा होगा, क्यों वापस आएगा भाई? दो तरीके समझिएगा। किसी अल्फा पार्टिकल को वापस कौन भेज सकता है? किसी अल्फा पार्टिकल को वापस कौन भेज सकता है? किसी, देखिए दो तरीके से। एक तो उसको किसी ने रिपेल किया, और आपने इलास्टिक कोलिजन पढ़ा होगा, टक्कर होने के बाद कोई पार्टिकल वापस कब आता है? जब सामने वाला पार्टिकल उससे ज्यादा हैवी हो। आपने पढ़ा है ना, 11th क्लास में आपको पढ़ाया गया है इलास्टिक कोलिजन। उसमें दो बॉडी जब टकराती हैं, और जब सामने एक बॉडी जा रही टकराने के लिए, और ये बॉडी हैवी है और ये टकराएगी, और ये स्टेशनरी है, तो ये टकराएगी तो ये वापस लौट आएगी। पढ़ा है आपने? यस सर। इसका मतलब ये वापस लौटा तो दो तरीके से। एक तो इसने रिपेल किया, पहली बात इसने रिपल्सन किया, और दूसरी बात इसका जो मास है ना वो अल्फा पार्टिकल से ज्यादा है। तो ये एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, किसने? रदरफोर्ड साहब ने। नाम रदरफोर्ड का ही रहेगा, वो गिगर एंड मार्सन का नाम इसमें नहीं आएगा, लेकिन आप उनका नाम जरूर याद रखिएगा। ये उन्होंने देखा, ठीक है। तो करीब जो सीधे रेखा में गए थे वो तकरीबन 99.8% के आसपास गए थे, और पॉइंट ये जो वापस लौट के आए 0.005% थी, तो बहुत कम पार्टिकल वापस लौट के आए। यानी कि रदरफोर्ड ने क्या बताया कि जो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है और पूरा का पूरा जो मास होता है एटम का, वो एक जगह स्टेशनरी रहता है। इसको न्यूक्लियस कहते हैं, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर हर पॉसिबल ऑर्बिट में चक्कर लगाया करते हैं। ये रदरफोर्ड मॉडल था, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, पढ़ाया गया वहां केमिस्ट्री में भी रदरफोर्ड मॉडल पढ़ाया गया होगा, ठीक है। अब अगर ये न्यूक्लियस होता है तो न्यूक्लियस का साइज क्या होगा, कितना बड़ा न्यूक्लियस होता है? इस डायग्राम को बना लीजिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा, और इसके बारे में आप लिख जरूर लेना, ठीक है। नोट करिए इसको, लिखवा नहीं रहे, थ्योरेटिकल है इसलिए हम नहीं लिखवा रहे हैं। ये केमिस्ट्री में पढ़ाया आपने, आकृति केमिस्ट्री में पढ़ाया गया ये? हाँ सर, किया था आपने।
सभी ने पढ़ा है ना केमिस्ट्री में। अब जो हम बताने जा रहे हैं वो केमिस्ट्री में नहीं था, मैथमेटिकल, सावधानी से पढ़िएगा। से डायग्राम बना लिया है, थोड़ा बुक से और क्लियर बना लीजिएगा। अब लिखिए साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस। इसको कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लियर है? किसी को लाइटिंग ठीक है ना? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जरा समझने की कोशिश करिएगा, सावधान। देखो, किसी की साइज आपको बतानी है, क्या करना पड़ेगा? आपको उस तक जाना पड़ेगा ना, पहले उसके नजदीक जाना पड़ेगा। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं भाई? किसी की साइज बतानी है आपको, न्यूक्लियस की साइज बतानी है, तो न्यूक्लियस के नजदीक जाना पड़ेगा ना। अब जरा समझिएगा, मान लिया मेरी साइज क्या है, आपको जानकारी करनी है, तो मेरे इर्द गिर्द आपको जाना पड़ेगा। अब मान लिया यहां तक आप पहुंच सकते हैं हमारे, क्योंकि हम बहुत भयानक शेर टाइप के हैं, नजदीक आओगे तो काट खाएंगे, तो यहां तक आप पहुंच सकते हैं, इससे नजदीक आप नहीं आ सकते, क्योंकि रिपल्सन है, बहुत तेजी से मैं दहाड़ रहा हूं। शेर दहाड़ता है ना? हाँ दहाड़ता है, सही बात, दहाड़ रहा हूं। तो यानी कि अगर आप हमारे नजदीक पहुंचे, कोई पार्टिकल हमारे नजदीक पहुंचा, तो यानी कि ये समझ सकते हैं कि यहां तक अगर हम पहुंच रहे हैं तो बंदे की साइज उससे थोड़ा कम होगी। समझिएगा, ये न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस था। हमने लिखा है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी उसकी साइज को जानने के लिए हमको उसके नजदीक जाना पड़ेगा। ये न्यूक्लियस किसका है? गोल्ड न्यूक्लियस है। हमने इसका चार्ज माना +Ze। अब इसके नजदीक किसको भेजेंगे? निगेटिव को नहीं भेजेंगे, निगेटिव भेजेंगे तो अंदर चला जाएगा, नजदीक चला जाएगा, क्योंकि निगेटिव को ये अट्रैक्ट करता है। हमने इसके नजदीक भेजने के लिए किसको चुना? अल्फा पार्टिकल। ये प्लस अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पे कितना चार्ज होता है? प्लस का 2e। अब जरा देखिए, अल्फा पार्टिकल को हमने भेजा, कैसे भेजेंगे अल्फा पार्टिकल? जाओ बेटा, चला जाएगा। कैसे भेजेंगे? अल्फा पार्टिकल को हमने दी काइनेटिक एनर्जी, और अल्फा पार्टिकल धड़ाता हुआ चला जा रहा है बड़ी स्पीड से मोटरसाइकिल से, अभी चूंकि न्यूक्लियस से दूर है। जैसे वो न्यूक्लियस के नजदीक पहुंचेगा, न्यूक्लियस उसके ऊपर कैसा फोर्स लगाएगा? बोलते रहिए भाई थोड़ा सा। जैसे वो न्यूक्लियस के नजदीक जाएगा, न्यूक्लियस उस पर कैसा फोर्स लगाएगा? अरे भाई, वो खुद पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज है, तो उनमें कैसा फोर्स लगता है? पॉजिटिव फोर्स पॉजिटिव लगता है, रिपल्सन लगेगा, रिपल्शन। रिपल्सन लगेगा। हाँ, अब कुछ आवाज सुनाई रिपल्सन पड़ी हो, फोर्स, आवाज, चलो हाँ। कम से कम कुछ कोई तो बोलने वाला है। चार्ज कुछ फोर्स। कम से कम होता कैसे, हम बोल रहे हो, आप शांत बैठे हैं बिल्कुल, तो मुझे लग रहा है कि बस हम होता नहीं, कोई नहीं है, हम बोल रहे हैं। सुनिए ध्यान से। अब ये आपने इसको एनर्जी दी है, और एक नजदीक गया, और नजदीक गया, क्या न्यूक्लियस को छू सकता है? नहीं छू सकता, क्योंकि न्यूक्लियस इसको छूने तो नहीं देगा। ये न्यूक्लियस से इतनी दूर तक गया, यानी यहां तक ही पहुंचा, ये दूरी मैंने मान ली R0। इसको हमने कहा क्लोजेस्ट अप्रोच, इससे नजदीक वो नहीं पहुंच सकता, क्योंकि जैसे जैसे वो नजदीक जाएगा वैसे वैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और यहां पे जाके वो रुक गया। तो अगर मैं ये R0 को कैलकुलेट कर लेता हूं, इसका मतलब हमारा न्यूक्लियस इससे छोटी साइज का है। सही कह रहा हूं मैं? और इसको एनर्जी दे दो, लेकिन एक लिमिट होगी ना, उससे ज्यादा एनर्जी आप नहीं दे सकते। जो मैक्सिमम एनर्जी हम दे सकते हैं उतनी हमने इसको एनर्जी दी, और वो यहां तक जाके पहुंचा, और ये दूरी R0 है। यहां पर जाकर के उसकी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ये लैंग्वेज समझ में आई? अब इसके बाद वो नहीं जा ये पार्ट सकता एक और बार समझा दीजिए प्लीज। भाई। जब मैं इसको यहां से भेज रहा हूं, मैंने इसको काइनेटिक एनर्जी दी, और हमने इसको धक्का मार दिया, जाओ। अभी बड़ी स्पीड से गया मोटरसाइकिल से, धड़ 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 बुलेट चलाता हुआ, जैसे न्यूक्लियस के नजदीक पहुंचा, देखा न्यूक्लियस को रिपेल कर रहा है,
लेकिन चूंकि इसके पास एनर्जी है ना, इसलिए अपनी ताकत से जाता जाएगा, धीरे धीरे रिपल्सन बढ़ता जाएगा। एक ऐसी स्टेज आएगी कि इसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी, वहां पे जाके रुक जाएगा, उससे नजदीक नहीं जा सकता है। तो जितनी नजदीक तक जा सकता है वो है क्लोजेस्ट अप्रोच। वैसे हमने कहा शेर को छुओ, तो एक समय ऐसे ऐसे आप जाएंगे, इससे नजदीक आप नहीं छू सकते। आपने देखा होगा अक्सर कुछ ऐसे वीडियो आते हैं कि वो बाड़े में शेर था और नजदीक तक गए और बाद में उसने ऐसे पंजा मार के पकड़ लिया, यानी कि वो न्यूक्लियस के इतनी नजदीक तक गया, यानी यहां तक पहुंचने में उसकी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी। अच्छा, लैंग्वेज समझ में आ गई। अब बताइए इसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है U बराबर क्या होती है, जरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताइए। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, दो चार्जेस हैं Q1 Q2, इनको R डिस्टेंस पे रखा गया है, तो इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R। हाँ, Q1 Q2 बाई R। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 बोले तो अल्फा का चार्ज, Q2 बोले तो ZE न्यूक्लियस का चार्ज अपान R नॉट, जितनी दूर तक ये गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ZE स्क्वायर बाई R नॉट। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, क्योंकि तो हमने यहाँ पर उसको काइनेटिक एनर्जी देकर के भेजी है। तो ये किसके इक्वल हो गई? K, इफ आई हैव गिवन काइनेटिक एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ZE स्क्वायर बाई R नॉट। आपको R नॉट निकालना है, तो R नॉट जब निकालोगे तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ZE स्क्वायर अपान K। अब इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट में मैं डायरेक्ट लिखता हूं, ठीक है फिलहाल, लेकिन आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखिए, अब पहले के निकाला जाए, तो पहले हमने माना कि जो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है वो होता है 6.7 इंटू 10⁻⁻27, ये याद रखना पड़ेगा, और हो सकता है एग्जाम में ज्यादा दिए होते हैं। और जो अल्फा पार्टिकल को वेलोसिटी दे सकते हैं वो वेलोसिटी दी गई है 2.1 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, जितनी हम दे सकते हैं। भाई स्पीड ऑफ लाइट के बराबर तो दे नहीं सकते, स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम स्पीड होती है, तो इतनी वेलोसिटी उसको हम दे पाए थे। और जो जेड था जिससे उसको टकराना था वो 79 था। तो पहले तो हम निकाल रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इसकी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम हो गया 6.7 इंटू 10⁻⁻27, वी स्क्वायर हो गया 2.1 इंटू 10⁻7 का होल स्क्वायर। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आई है 1.48 इंटू 10⁻⁻12 जूल। इतनी काइनेटिक एनर्जी आपने अल्फा पार्टिकल को दी, तो वो उठा के यहां रख दो इन इक्वेशन 1। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो R नॉट इज इक्वल टू, देखिए ये आपका हो गया 9 इंटू 10⁻9, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2, Z हो गया 79। इधर नोट कर लीजिए, इसको रब करेंगे, वहां पर शायद किनारे हो जाए, दिख रहा होगा नहीं, अभी वो बाद लिखे, प्लस को नोट करिए। समझ में आ रहा है क्या किया जा रहा है इसमें? ये कैलकुलेशन आप कर लेना अपने आप, फिलहाल हमने डायरेक्ट लिख दिया है। इधर का लिखने का बता दीजिएगा, यहाँ पे वो वाला कैलकुलेशन कर देंगे यहाँ।
हो गया, इधर का लिख लिया आकृति। यस सर। चलो, हेलो। अब देखिए ये वैल्यू हम रख रहे हैं यहाँ पर, सबने लिख लिया है ना? हर्ष साहब हैं कि नहीं है? कल किसी का एनडीए का पेपर तो नहीं है? कल शायद एनडीए का पेपर है कि कैंसिल हो गया? है सर। कल किसी का है इसमें एनडीए का पेपर? यस सर। अच्छा, तो कैंसिल नहीं किया उन्होंने? नहीं सर, नहीं हुआ। 2 इंटू जेड हो गया 79, और ई हो गया 1.6 इंटू 10⁻19 का होल स्क्वायर अपान के है 1.48 इंटू 10⁻12। ये जो कैलकुलेट किया गया इसकी वैल्यू आई 2.5 इंटू 10⁻14 मीटर। ये यहां तक गया। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, अल्फा पार्टिकल यहां तक गया है 10⁻14 मीटर तक। इसका मतलब न्यूक्लियस उससे बड़ा होगा, छोटा होगा? छोटा होगा। तो उन्होंने क्या माना कि जो न्यूक्लियस का ऑर्डर होता है, ऑर्डर इसलिए बोलते हैं जब 10 पावर में बहुत बड़ी वैल्यू होती है तो इसको नेग्लेक्ट कर दो। तो चूंकि क्लोजेस्ट अप्रोच आपकी 10⁻14 मीटर की है, तो न्यूक्लियस की साइज 10⁻15 मीटर का हो। ठीक है, नोट करिए इसको। और जो गोल्ड के न्यूक्लियस की साइज कैलकुलेट की गई थी वो 6.9 इंटू 10⁻15 मीटर की गई। यहां तक लिख करके फिर एक स्टेटमेंट लिखवाएंगे, नोट करिए इसको। ये रदरफोर्ड थ्योरी चल रही है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट किया था वो गीगर एंड मार्सनर ने किया था। मार्सडेन बहुत यंग, सबसे यंग साइंटिस्ट था, 20 इयर्स ओल्ड था। हो गया, यानी अगर आप शेर के इतनी डिस्टेंस पे पहुंच गए तो शेर थोड़ा और उससे छोटा होगा, तो ये समझ लीजिए आप। बता दीजिएगा तो लिख लीजिए। हो गया। यस सर। अब देखिए, सभी ने लिख लिया ना? अब अगला है रदरफोर्ड्स मॉडल एंड इट्स लिमिटेशंस। इससे कुछ कमियां थी, जरा समझिएगा। बेस यही है लेकिन कुछ कमियां इसकी थी। देखिए, रदरफोर्ड का कहना था कि एटम का पूरा जो पॉजिटिव चार्ज होता है और पूरा पूरा मास होता है वो एक जगह स्थिर रहता है, और इलेक्ट्रॉन हर पॉसिबल ऑर्बिट में चक्कर लगाया करता है। देखिए ये वर्ड ज्यादा समझिएगा। उनका मतलब था कि ये आपका न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन हर पॉसिबल ऑर्बिट में चक्कर लगा सकता है, कोई भी ऑर्बिट हो सकती है, किसी भी रेडियस की हो सकती है। ये उनका मानना था। कहीं कहीं भी ये बनाया जाता है ऐसे, इस प्रकार से कहीं भी वो चक्कर लगा सकता है, ये रदरफोर्ड का मानना था। तो इसकी लिमिटेशंस क्या थी? जरा, एक थ्योरी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी। मैक्सवेल का मानना था कि अगर कोई, जरा पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, मैक्सवेल ने कहा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तो वो लगातार एनर्जी रेडिएट करेगा। अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तो लगातार एनर्जी रेडिएट करेगा।
अब जरा यहाँ पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पर हो ये रहा है कि इनका न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो उसमें एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा। और मैक्सवेल थ्योरी क्या कहती है कि अगर वो चक्कर लगाता है और उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा। यानी ये इलेक्ट्रॉन जब लगातार चक्कर लगाएगा तो ये एनर्जी रेडिएट करेगा। ये न्यूक्लियस क्या कर रहा है? न्यूक्लियस इसको अपनी ओर खींच रहा है, क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज। तो जब ये लगातार चक्कर लगाएगा इलेक्ट्रॉन और इसकी एनर्जी कम होती जाएगी, तो ये क्या करेगा? ये ऐसे चक्कर लगा रहा था, ऐसे चक्कर लगा रहा था। अब जब इसकी एनर्जी कम होगी तो अपना रेडियस कम करना शुरू करेगा, सिंपल सी बात है, और लौट के धीरे धीरे आकर के न्यूक्लियस में गिर जाएगा और एटम का एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाएगा, एटम ही खत्म हो जाएगा। तो पहली बात, ये चीज रदरफोर्ड साहब एक्सप्लेन नहीं कर पाए, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो पहली लिमिटेशन क्या उनकी थी? स्टेबिलिटी ऑफ एटम को, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। पहली थ्योरी बुक में बड़ी क्लियर लिखा है, चिंता मत करिएगा, तो आप पढ़ोगे आज ही तो आपको समझ में आएगा कि वाजपेयी जी ने क्या बताया था, क्या लिखा, आप लिख भी लो। दूसरा जो उनका था, यानी ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरा उनका जो था एक स्पेक्ट्रम, जरा सावधानी से सुनिएगा। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन के पास हर पॉसिबल एनर्जी होती है। हमने आपको एनर्जी बैंड थ्योरी पढ़ाई, वो यहां फिट नहीं हो रही है फिलहाल, मैं समझा रहा हूं। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन के पास हर पॉसिबल एनर्जी होती है, और जब हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा तो इलेक्ट्रॉन के पास हर पॉसिबल एनर्जी नहीं होती। कैसे? जरा समझिएगा, सावधान। मैं वैल्यू तो इमेजरी ले रहा हूं मैं समझाने के लिए। एक एक्सपेरिमेंट किया गया। कैसा एक्सपेरिमेंट किया गया? देखिए, यहां पर एक मरकरी वेपर, एक पाइप ली गई, उसमें मरकरी वेपर लिए गए। यहां मरकरी वेपर्स या मरकरी के एटम्स, एटम है मतलब उसके एटम के इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन भेजा गया एनर्जी लेकर के। मैंने मान लिया उसकी एनर्जी 4.18 से लेस हमने दी, लेस 4.18 से लेस इसकी एनर्जी थी इस इलेक्ट्रॉन की। ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमने दी ई। और यहां पर जब इलेक्ट्रॉन निकला यही वाला, तो मैंने इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ा, बोला इधर आ बेटा, और उसकी एनर्जी हमने नापी। फिर तो हमने देखा उसकी एनर्जी जितनी दी थी उतनी ही एनर्जी उसके पास है। मतलब क्या हुआ? जब वो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर गया होगा, इसके इलेक्ट्रॉनों से मिला होगा, इसने अपनी एनर्जी ऑफर की होगी कि भैया इलेक्ट्रॉन जी, हमें इतनी एनर्जी दी गई है 4.18 से कम, आप ले लीजिए। इलेक्ट्रॉनों ने कहा अपना काम करिए, इतनी ज्यादा एनर्जी, इतनी कम एनर्जी नहीं रगड़ा और भगा दिया होगा, और इलेक्ट्रॉन उतनी ही एनर्जी लेकर के बाहर आ गया। समझ में आ रही बात? लॉजिक, यानी इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी नहीं लेता। लॉजिक समझ में आ रही? हाँ बोलो या ना बोलो। रदरफोर्ड साहब क्या बोल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन के पास हर पॉसिबल एनर्जी होती है? नहीं होती है। अभी बाद में क्लियर होगी बात। उसके पास 4.18 एनर्जी से कम नहीं होती है, नहीं होती है, और नहीं लेता भी वो नहीं, क्योंकि 4.18 अगर इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसके पास इससे लेस एनर्जी होगी, तो लेता ही नहीं है। हमने क्या किया? हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन भेजा और एग्जैक्ट 4.18 देकर के भेजा, और जब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां निकला तो उसके पास या तो 4.8 एनर्जी थी या तो 0 थी। फिर समझिएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन हमने भेजा, 4.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेकर के हमने भेजा, और जब ये इलेक्ट्रॉन यहां बाहर निकला, आपको रदरफोर्ड में लिखना नहीं है, क्यों समझाने के लिए समझा रहा हूं। जब यहां ये इलेक्ट्रॉन निकला तो इसकी एनर्जी मेजर की, तो या तो इसकी एनर्जी 4.18 थी या तो 0 थी। मतलब रास्ते में मरकरी के एटम के किसी इलेक्ट्रॉन ने या तो एनर्जी ली नहीं, और ली तो पूरी की पूरी 4.18 ले ली। हमने क्या देखा था कि 4.18 से कम एनर्जी इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, एग्जैक्ट 4.18 उसने ले ली। फिर हमने क्या किया? एनर्जी
लेस देन 6.67 दिया। तो देखो ध्यान से, जब यहां इलेक्ट्रॉन निकला तो उसकी एनर्जी 6.67 जो भी दी थी उससे 4.18 माइनस हो गई। मतलब उसने 4.18 तो ले लिया, लेकिन 4.18 से लेकर के 6.67 के बीच की एनर्जी नहीं ली। तो यानी इलेक्ट्रॉन हर प्रकार की एनर्जी नहीं लेता, यानी इलेक्ट्रॉन के पास हर प्रकार की एनर्जी नहीं होती, यानी हर प्रकार के एनर्जी का स्पेक्ट्रम नहीं होता। ये रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दो बातें समझ में आ गई। तो पहला क्या पॉइंट है, स्टेबिलिटी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और दूसरा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये दो डीमेरिट्स थी। दोनों बातें समझ में आई हम क्या कहना चाहते हैं? दोनों बातें समझ में आई, दो ही बातें। इलेक्ट्रॉन मतलब रदरफोर्ड मॉडल की जो लिमिटेशंस क्या है, डीमेरिट्स क्या है, ठीक है। इसके बाद रदरफोर्ड साहब के असिस्टेंट थे, क्योंकि ये स्टूडेंट थे, बोर्ड साहब, उन्होंने इसे सॉल्व किया। लिखिए बोर्ड्स मॉडल। अब ये हम लिखवाएंगे, बोर्ड्स मॉडल। देखिए ध्यान से, बोर्ड साहब ने इसे सॉल्व कर दिया। सबको मेरी आवाज क्लियर सुनाई पड़ रही है? यस सर। आज तो आवाज साफ आ रही ना सब पूरा? यस सर। ओके। देखिए बोर्ड्स का मॉडल क्या था, जरा बोर्ड साहब ने पहले तो रदरफोर्ड को पकड़ा। रदरफोर्ड के चूंकि स्टूडेंट थे, स्टूडेंट कहिए, जैसे आप हमारे साथ काम कर रहे हैं और हम आपके सीनियर हैं, तो आप मेरे असिस्टेंट हैं। तो कहीं पर आपने अच्छा कर दिया तो हमारे नियम को फेल कर दिया, सब आप ये कह रहे थे तो ये निकल रहा है। तो बोर्ड साहब इनके स्टूडेंट थे या असिस्टेंट जो भी आपकी, जरा समझिएगा। जरा रदरफोर्ड का मॉडल देखिए। रदरफोर्ड ने कहा था कि पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज एक जगह पे होता है, ये तो बात सही थी। रदरफोर्ड ने कहा था इलेक्ट्रॉन हर पॉसिबल ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। बोर्ड साहब ने इसे गलत कर दिया। बोर्ड साहब ने कहा कि इलेक्ट्रॉन हर, ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, इलेक्ट्रॉन हर पॉसिबल ऑर्बिट में चक्कर नहीं लगाता। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में चक्कर लगाता है जहां उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 का मल्टीपल होता है। तो लिखिए बोर्ड्स मॉडल में नंबर 1, नंबर 1 लिखिए, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस in some certain circular orbits. Electron revolves around the nucleus in some certain circular orbits. Circular orbits in which, जिसमें, in which its angular momentum is multiple of h/2 h Planck constant h/2 h/2 समझिएगा। उन्होंने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन हर पॉसिबल ऑर्बिट पे चक्कर नहीं लगाता, यानी ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहली ऑर्बिट हो गई, ये दूसरी ऑर्बिट हो गई, ये तीसरी ऑर्बिट हो गई, ऐसे ऑर्बिट्स होती हैं। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में चक्कर लगाता है जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 का मल्टीपल होता है। जरा चलते हैं 11th क्लास में, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम किसे कहते हैं? रोटेशनल। फॉर्मूला बताइए, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? MVR, द मोमेंट ऑफ द लीनियर मोमेंटम। तो अगर मैं मान लेता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट पे चक्कर लगा रहा है उसकी रेडियस r है और इलेक्ट्रॉन का मास m है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v है, तो इलेक्ट्रॉन का लीनियर मोमेंटम होगा mv
और r से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। उन्होंने कहा ये किसके इक्वल होता है, h/2 का मल्टीपल होता है NH/2। ये पहला नियम उनका। मतलब अगर पहली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा फर्स्ट ऑर्बिट में, तो 1h/2 उसका एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए। अगर उसका एंगुलर मोमेंटम 2h/2 है तो सेकेंड ऑर्बिट पे होगा वो। अगर उसका 3h/2 है वो थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, तो ये पहला नियम था, जहां n क्या है, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4। इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आपने क्वांटम नंबर्स पढ़े होंगे, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक, स्पिन, याद है, पूछेंगे नहीं, चिंता मत करिए, केमिस्ट्री पढ़ा होगा। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाता है, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट कहलाता है। 1 बोले तो पहली ऑर्बिट, 2 बोले तो दूसरी ऑर्बिट, इस प्रकार से ऑर्बिट यहाँ कहलाए। ये पहला नियम होता है। लिख लिया, फिर नीचे लिखिए, दिस इज कॉल्ड बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। दिस इज कॉल्ड बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, क्वांटाइजेशन कंडीशन। एक चीज और, जो h/2 है ना, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में h क्रॉस लिखा जाता है। हो सकता है कोई फॉरेन राइटर की बुक आप उठाएं या बड़े क्लास में आप जाएं तो वहां पर ये h/2 नहीं लिखते हैं, वो h क्रॉस लगा देते। तो मैंने इसलिए बता दिया, आपको लगाना नहीं है, लेकिन मान लिया कभी ऐसा हो तो ये h क्रॉस वहां पर होगा। नोट करिए, बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। ये पहला नियम हो गया। नंबर 2 लिखिए, नंबर 2, देखिए रदरफोर्ड क्या कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन हर पॉसिबल ऑर्बिट पे चक्कर लगाता है, लेकिन लफड़ा क्या हो गया, जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा उसकी वेलोसिटी लगातार चेंज होगी। वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पीड की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, उसकी वेलोसिटी लगातार चेंज होगी। उसकी वेलोसिटी चेंज होने से उसमें एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, और प्लैंक्स को जो प्लैंक की थ्योरी थी, सॉरी मैक्सवेल की, उसके हिसाब से अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सलेट करता है तो उसकी एनर्जी रेडिएट होती है। बोर्ड साहब ने कहा ऐसा नहीं होता है। उन्होंने कहा अगर इस रूल के हिसाब से कोई भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, मतलब अगर उस इलेक्ट्रॉन की जो एंगुलर मोमेंटम है पहली ऑर्बिट के लिए h/2 है तो पहली ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। अगर उसका 2h/2 है तो सेकेंड ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। 3 है तो तीसरी में करेगा। इनको हम स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं, और इस ऑर्बिट में चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करता, क्योंकि उसकी औकात ही उस ऑर्बिट के लायक है, तो उस ऑर्बिट में आराम से वो चक्कर लगा लेता है। तो नंबर 2 लिखिए, नंबर 2 लिखिए, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, electrons revolve around the nucleus in some certain orbits, in some certain orbits called stable orbits और stationary orbits। उनको हम stable orbit कहते हैं और stationary orbits कहते हैं, stationary orbits कहते हैं, stable orbits और stationary orbits। दूसरा नियम था, लिख लिया ना, समझ में आ रही बात। थर्ड उन्होंने बताया कि जब स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो एनर्जी रेडिएट नहीं करता। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन स्टेशनरी ऑर्बिट, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन स्टेशनरी ऑर्बिट
इट डज नॉट रेडिएट एनर्जी, इट डज नॉट रेडिएट एनर्जी। इट इसलिए बोला है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन थ्योरी रदरफोर्ड की, सॉरी बोर्ड साहब की थी सिंगल इलेक्ट्रॉन थ्योरी। मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वहां बोर्ड थ्योरी एप्लीकेबल पूरी नहीं होती। इन स्टेशनरी ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी, वहां पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करता, पहली बात। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सभी को मेरी बात सुनाई पड़ रही ना? आकृति क्या लेफ्ट हो गई, क्या दिक्कत है? शायद नेट प्रॉब्लम हो रही है, जरा समझिएगा। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जब स्टेशनरी ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं तो एनर्जी रेडिएट नहीं करते। जरा समझने की कोशिश करिएगा। मान लिया ये न्यूक्लियस है, ये पहली ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है। इलेक्ट्रॉन एक ही है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बोर्स थ्योरी सिंगल इलेक्ट्रॉन थ्योरी। अगर मैं मान लूं कि इलेक्ट्रॉन इस वाली ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, क्योंकि हमने कहा कि उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2π का मल्टीपल होता है। अगर इस वाले ऑर्बिट में मान लें तो ये इस ऑर्बिट में ही चक्कर लगाएगा और एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। लेकिन अगर हम बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन हिट करा दें, इसमें इसको एनर्जी दे दें या इससे एनर्जी एब्जॉर्ब कर लें, तो ये अपने ऑर्बिट को छोड़ देगा। यानी एनर्जी ले करके या एनर्जी दे करके ये अपनी ऑर्बिट को छोड़ देगा। एनर्जी लेगा तो अपने लोअर एनर्जी लेवल से हायर में जाएगा और देगा तो लोअर में आएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एन एटम कैन इमिट or absorb radiation. An atom can emit or absorb radiation in the form of discrete energy photons. Discrete energy photons मतलब जो फोटॉन्स इस पे गिरते हैं तो एटम रेडिएशन को या तो एब्जॉर्ब कर लेता है या तो इमिट कर लेता है, और ऐसा करने से इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लेवल चेंज कर देते हैं। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस the electron jumps from higher to lower or from lower to higher energy state, from higher to lower or from lower to higher energy state। यानी अगर वो एब्जॉर्ब कर लेता है तो लोअर से हायर में चला जाएगा, और अगर वो जो रेडिएट कर देता है तो हायर से लोअर में आ जाएगा। जरा इस सेंटेंस को दोबारा पढ़िए। हमने कहा डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, इसको समझने की कोशिश करिएगा, जरा सावधान। देखो, ये पहली ऑर्बिट है, ये दूसरी ऑर्बिट है, ये तीसरी ऑर्बिट है। अगर मैं मान लेता हूं, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मैं मान लूं कि पहली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, मैं मान लेता हूं। सेकेंड ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए और थर्ड ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। अब देखिए ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दूं तो क्या ये इलेक्ट्रॉन लेगा एनर्जी? हमने वर्ड यूज किया डिस्क्रीट एनर्जी फोटॉन। फिर समझिएगा, सेकेंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसकी एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ये हम मान लें। ये होती नहीं है, मैंने एक एग्जांपल लिया। यानी ये इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। अगर मैं इसको 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दूं तो क्या ये इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेगा? कुछ दिमाग लगाइए, यस नो कुछ भी आप उत्तर दीजिए। मैं नहीं कह रहे कि आप सही दीजिए।
अगर मैं इसको 6 दे रहा हूं एनर्जी, कोई फोटॉन 6 का लाया और फटाक से इसको हिट कराया आपने, तो क्या ये एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की लेगा? नहीं सर। क्यों नहीं लेगा? सर 7 तक मतलब 7 चाहिए ऊपर जाने के लिए, बीच में कहाँ ही हाँ जाएगा। देखिए, वो 5 वाले लेवल में है, यानी आप कोई 7 लेन एक बड़ी जो है रोड में चल रहे हैं, वहां की स्पीड 5 है और आप 5 वाले में चल रहे हैं और आप 6 अगर स्पीड कर देते हो तो यहां जा नहीं सकते और यहां रह नहीं सकते आप। यानी कि आपको सेकेंड एनर्जी स्टेट पे रहने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। 5 से ज्यादा आप तब लेंगे जब आप 7 पहुंच जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन हर प्रकार की एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता, इसलिए वर्ड क्या यूज किया? डिस्क्रीट एनर्जी फोटॉन में एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब मैंने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले ली और इसकी हो गई 4। नहीं ले सकते, क्योंकि 4 होने के बाद भी ये उतनी उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि वो अगर आप एब्जॉर्ब करते हो जो इसके, अब एब्जॉर्ब कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉन चल रहा है, हमने उसके सामने उल्टी डायरेक्शन में टक्कर मार दी। इलेक्ट्रॉन की स्पीड ऐसी है, हमने उल्टी डायरेक्शन में उसको टक्कर मार दी, यानी उसकी स्पीड को कम कर दिया, उसकी एनर्जी को कम कर दिया। तो जब उसकी एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी तब तो वो अपना स्टेट चेंज करेगा। अगर 4 कर दोगे तो वो उतना नहीं होने देगा। समझ में आई बात? तो इसलिए एनर्जी डिस्क्रीट एनर्जी लेवल उसमें होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है। 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 6 नहीं होगा, 4 नहीं होगा। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। अब देखिए, जब इलेक्ट्रॉन अपनी स्टेट चेंज करता है, लोअर से हायर है या हायर से लोअर, तो वो वहां पर थोड़े समय के लिए रुकता है और फिर अपनी ओरिजिनल स्टेट में लौट के आ जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस में वो एनर्जी रेडिएट करता है। तो लिखिएगा, इफ E1 एंड E2, इफ E1 एंड E2 एनर्जी के लिए यूज कर रहे हैं कैपिटल E1, इफ E1 एंड E2 कैपिटल लिख रहे हैं, आर द एनर्जीज in the lower and higher energy states, in the lower, यानी E1 है लोअर के लिए और E2 हायर के लिए, in the higher energy states, then the energy radiated by electron, E2 minus E1 is equal to h न्यू। इस फॉर्म में ये एनर्जी रेडिएट करता है, या न्यू इज इक्वल टू होगा E2 माइनस E1 अपॉन h। ये आप पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री में, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन h। अब देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी स्टेट से दूसरी एनर्जी स्टेट में गया, और कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट से किसी हायर स्टेट में जाएगा तो वहां थोड़ी देर रुकता है और फिर अपनी स्टेट में लौट के आएगा। वो कहावत ना, लौट के बुद्धू घर को आए। भाई मान लिया आपके पास 100 रुपए की लिमिट है, अब हम 100 रुपए खर्च करें, ठीक है, एकदम से 1000 रुपए मिल गए तो हम भी चौड़े हुआ, चलो चलते हैं आज जरा 5 स्टार होटल चलते हैं, वहां चाय पियेंगे जाकर के, वहां चले गए। और जैसे 900 रुपए की चाय पी के आ गए तो बहुत लौट के बुद्धू घर को आएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन लौट के आता है अपने हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में, तो वो एनर्जी रेडिएट करता है इस फ्रीक्वेंसी की। ये फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है कि इलेक्ट्रॉन किस स्टेट से लौट के आया, उस कलर का रेडिएशन आपको दिखाई पड़ता है। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? मान लिया वो बहुत हायर एनर्जी स्टेट से नीचे आ रहा है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट जनरेट कर रहा है, हो सकता है अल्ट्रा वायलेट आपको एनर्जी मिले, हो सकता है इंफ्रारेड मिले, हो सकता है विजुअल मिले। तो नीचे लिखिए, ये बोर्ड फ्रीक्वेंसी कंडीशन है। दिस इज कॉल्ड बोर्ड फ्रीक्वेंसी कंडीशन, दिस इज कॉल्ड बोर्ड फ्रीक्वेंसी कंडीशन। तो दोनों मॉडल समझ में आ गए, रदरफोर्ड मॉडल और बोर्ड्स मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट टर्म पे हम बात करेंगे हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उसकी रेडियस कितनी होगी, उसकी एनर्जी कितनी होगी। अब मैथमेटिकल पार्ट होगा, तो सावधान रहिएगा, एग्जामिनेशन पोस्टपोन हुए हैं, कैंसिल नहीं हुए हैं। तो जो एनर्जी आपकी 4 मई के लिए थी ना, बची हुई अंदर से 4 मई
उस एनर्जी को हमेशा एक्टिव रखिएगा। समझ में आ गया? तो नेक्स्ट टर्म पे आगे पढ़ाएंगे, इसको पढ़ के बैठिएगा, कृपया नोट्स जरूर बना लेना, क्योंकि अब जो आपके यहाँ आगे बढ़ेगा उसमें ज्यादा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, अब चूंकि यहाँ दिखता कुछ नहीं है, होता है बस। ठीक है, तो गुड नाइट बोल सकते हैं। गुड नाइट नहीं बोलेंगे? थैंक यू सर। आकृति हैं? सर मैं थी, सर बीच का थोड़ा ज्यादा मतलब 5 चलिए क्लिक का रह हम गया था। समझा देंगे उसको। सर वो लिंक दे दीजिएगा जिससे उसमें ना नोट्स बनाने में भी वो इजी रहता है। सर के पास, सर से मैंने लेना। उनको प्राइवेट मैसेज, ठीक है सर, मैं हाँ ग्रुप में ठीक लिखूंगी। ठीक ठीक जी ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके।